गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। डेली करंट अफेयर का जो हमारा सेशन चल रहा था उसी को हम जो है ना वो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आगे इसी को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग इसको ज़रूर से देखें और लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर से करें। आप लोगों के जो भी सजेशन होते हैं वो भी आप ज़रूर से जो है वो दें। देखो, अगर काम के प्रति पागल बने तो आदमी इतिहास रचता है। आदमी इतिहास तभी रच सकता है जब क्या हो, उसमें काम के प्रति पागलपन हो। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल ऐसे करो कि बस उसके लिए क्या हो चुके हो, आप पागल हो चुके हो। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि वी आर नॉट अलोन, कि जो भी काम करते हैं कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, लंबी प्रिपरेशन होती है यूपीएससी की, आरपीएससी की, तो लगता है ऐसा, लेकिन ध्यान में रखना कि हमारे साथ में हम अकेले नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि हमारे साथ में सिर्फ कौन है, हम खुद हैं। बाकी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं रखें कि कोई आपका कितना साथ दे सकता है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले लास्ट जो आपने क्लास देखी थी ना, वो पीपीटी बेस्ड क्लास थी हमारी, जिसमें मैंने ये जो अभी हैंड रिटन लिख रखा है वो सब कुछ पीपीटी में बना रखा था। और आज जो है ना वो कैसा है, ये हैंड रिटन है, या आप इसको हैंड राइटिंग में कह सकते हो। तो आप मेरे को ये ज़रूर से बताना कि आपके लिए पीपीटी वाली ही जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कराएं या फिर इस तरह से जो है ना हैंड रिटन बना के। हैंड रिटन में देखो 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये ईजी है मेरे लिए बनाना, मेरे लिए फ़ायदे बताता हूँ मैं ना, आपके लिए आप बता देना कि आपके लिए पीपीटी हो या हो। दूसरा, इसमें जैसे जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से मैं कंटेंट को लिख सकता हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह भी बहुत सारी प्रोवाइड करा सकता हूँ। चलो, ये आप मेरे को बताना सजेशन कि पीपीटी बेस्ड हो या पिछली क्लास देख लेना जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, या फिर ऐसे हो। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको आप अभी देख लोगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली न्यूज़ जो है ना वो कल एक जो है ना वो क्या हो रही थी, एक सम्मेलन हो रहा था, संगोष्ठी, छोटा सम्मेलन, संगोष्ठी हो रही थी, एक सम्मेलन हो रहा था। ये सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था? ये सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में। ये सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था? दिल्ली में। और इस बात के ऊपर हो रहा था कि दाल में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। दाल जो है उसमें क्या नहीं है, भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो दालों का आना हमें क्या बढ़ाना चाहिए? आत्मनिर्भर नहीं तो क्या करें हम? उत्पादन बढ़ाएं। सीधी सी बात है कि हम क्या करें, उत्पादन बढ़ाएं। तो ये पहली बात ध्यान में रखना कि दालें हमें आयात करनी पड़ती है और दाल में आत्मनिर्भर नहीं है। इसके लिए एक सम्मेलन हो रहा था। हमने एक पोर्टल लॉन्च किया। ये देखो, आपके जो हमारे सहकारिता जो मंत्री हैं कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया, ई समृद्धि पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई समृद्धि पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, यूपीएससी तक पूछा जाएगा ये, क्योंकि यूपीएससी ने आपको देखा होगा कि आपने दाल के ऊपर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आत्मनिर्भर नहीं है दाल के ऊपर भारत, तो उत्पादन के बारे में कई बार बातें होती है ना। ओके, तो एक पोर्टल लॉन्च किया, कौन सा? ई समृद्धि पोर्टल। ये पोर्टल किसने विकसित किया है? नाफेड और एनसीसीएफ है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया है? कि दाल उत्पादक जो किसान है उनको टारगेट किया है हमने। इसमें किसको टारगेट किया है? दाल उत्पादक किसान को, ना कि ना पूरे एग्रीकल्चर, सिर्फ दाल उत्पादक के ध्यान में रखना। उन किसानों का क्या करेंगे हम? पंजीकरण करेंगे। वो किसान, जैसे अगर मान लो कि मैं दाल उत्पादन यानी मैं दाल बोता हूँ, है ना, दाल तो नहीं बोता हूँ, क्या पाएंगे हम? चना, ठीक है, जिनसे भी दाल होते हैं, मूंग, उड़द, अगर ऐसी हम ना दलहन वाली अगर फसलें बोते हैं तो हम क्या करेंगे? पंजीकरण करवाएंगे। फिर सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे आपका, यहाँ से सरकार डायरेक्टली क्या कर लेगी? खरीद लेगी। और सरकार आपको क्या कर लेगी? ऑनलाइन पेमेंट भी कर देगी। यानी कि अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद में सरकार आपके जो है ना वो क्या होगी, दलहन जाली फसलें हैं उनको खरीद लेगी और खरीदने के बाद में आपको ऑनलाइन पेमेंट भी कर देगी, तो आपके अकाउंट में पेमेंट भी आ जाएगा। ऐसा एक पोर्टल लॉन्च किया है, किस नाम से? ई समृद्धि पोर्टल। जरूर से याद रखना है, ठीक है। किसके लिए? तो ओनली दालों के लिए है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि सर ये नाफेड क्या होता है और ये क्या काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, नाफेड क्या है? नाफेड का पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या करता है? सबसे पहले एक तो आप है ना पूरा नाम याद नहीं रखने से पहले इतना सा याद रखें, नेशनल, ठीक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है। क्या है? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, बस। क्या है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसी से पता चल जाता है कि क्या है। क्या है? एक सहकारी संस्था है। ये सहकारी संस्था लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव है तो सहकारी संस्था ही होगी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका काम क्या है? कृषि उत्पादन का सहकारी विपणन। कृषि उत्पादन का क्या करता है? सहकारी विपणन करता है। ये है ना, विपणन यानी क्या होता है? मार्केटिंग। ये मार्केटिंग, विपणन यानी क्या होता है? मार्केटिंग है। ठीक, उद्देश्य देखो इसके क्या है? कृषि उद्यान, कृषि वन उत्पादन, तीनों ही शामिल है इसमें कृषि में, है ना। ठीक है, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा बागवानी और तीसरा जो है कौन सा है? वन उत्पादन। वनों से जो उत्पादन होता है वो वाला, जैसे गोंद और कई सारी चीज़ें होती हैं। वैसे इनका क्या करता है? ये मार्केटिंग करता है, स्टोरेज करता है, डेवलपमेंट करता है। इनको डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और इनके आयात निर्यात कैसे किए जा सकते हैं, उसके लिए भी हमें क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये काम किसका है? नाफेड का काम है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑपरेशन ग्रीन्स।
ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ना वो क्या चलाया, किस लिए चलाया गया था, ये मिशन था सरकार का मूल्य स्थिरीकरण के लिए, यानी जो प्राइस जो स्टेबिलिटी है उसके लिए। और इसके लिए भी एक नोडल एजेंसी नियुक्त किया था, किसको, नाफेड को। इसके लिए एजेंसी कौन है, कि ये एजेंसी इसके लिए काम करेगी। कौन सी एजेंसी काम करती है इसके लिए, नोडल एजेंसी कौन है, नाफेड ही है ना, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये नाफेड हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है। न्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में जो है ना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो न्यूज़ देखो छोटी सी थी, इसको हमने यूटिलाइज कर लिया नाफेड से, और नाफेड अब आपको लग रहा है कि यार नाफेड तो इंपॉर्टेंट है ना, तो इस तरह से अपने को ध्यान में रखना। कई जब आप करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो नाफेड का बार बार नाम भी आता रहेगा। ओके चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट वाली न्यूज़ को कवर करते हैं। इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच। देखो क्रिकेट में कल एक मैच हो रहा था, टेस्ट मैच। अब जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, पहले मैं उनको थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बता दूं। क्रिकेट में 3 तरह के गेम होते हैं, है ना। अब कई लोग हंस रहे होंगे कि सर ये बताने वाली बात थोड़ी है, नहीं है, कई लोगों को इंटरेस्ट तो उनको पता ही नहीं होता, है ना। तो क्रिकेट में 3 तरह के ना गेम होते हैं। एक होते हैं T20, एक कौन सा होता है T20, दूसरा होता है वनडे, और तीसरा जो होता है ना कौन सा मैच होता है, टेस्ट मैच। तीसरे कौन से मैच होते हैं, अभी आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, वो ये वाले वनडे गेम्स थे। इस T20 में एक टीम खेलती है 20 ओवर और दोनों टीमें मिलकर खेलती है 40 ओवर, सॉरी, ठीक है। वनडे में एक टीम खेलती है 50 ओवर, दूसरी टीम भी खेलती है 50 ओवर, दोनों में ये होता है। टेस्ट मैच में क्या होता है, 5 डे का गेम होता है, यानी ये गेम कितने दिन चलते हैं, 5 डे। एक टीम 2 बार खेलती है इसमें, ठीक है। और एक दिन में कितने ओवर होते हैं, लगभग 90 ओवर, है ना। ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा, इतना किसी भी चीज़ में नहीं पूछेंगे, ये आपसे पूछेंगे ही नहीं कि क्रिकेट में T20 में क्या होता है, वनडे में क्या होता है। बस यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि अभी कुछ न्यूज़ ऐसी बताऊँगा जिनसे आपको ये लिंक करना है। इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किस किस के बीच में हो रहा था, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, केप टाउन में। कल हमारी टीम खेल रही थी केप टाउन में, है ना। तो ये जल्दी से खत्म हो गया टेस्ट मैच। देखो अब देखो बात करते हैं टेस्ट मैच। टेस्ट मैच कितने दिन होता है, कि टेस्ट मैच तो सर 5 दिन होता है, और 5 दिन में अगर मैं बात करूँ तो 90 इंटू जो ना 5 डेज हो गए, यानी लगभग 450 ओवर का गेम होता है। जल्दी जल्दी टीमें आउट हो जाती हैं, तो समझ लो कि 300 ओवर हो गए, 300 से प्लस हो गए 200। ये कितने देर में ख़त्म हो गया, 106 ओवर में ये गेम ख़त्म हो गया, है ना, ठीक है। इसलिए ये छोटा गेम हो गया। ओके, विनर कौन था, इंडिया था। विनर कौन था, इंडिया। अब यहाँ से ना जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से क्या है आप लोगों के लिए जो है ना एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि T20 वर्ल्ड कप जो है ना नेक्स्ट वाला कब होगा, 2024 में T20 वर्ल्ड कप। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा ये होगा कहाँ पे, USA। कहाँ पे होगा, USA में। ये अपने को जरूर ध्यान में रखना, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगा। कहाँ पे होगा, तो इसको होस्ट कर रहा है वेस्ट इंडीज और USA, ये ध्यान में रखना। अब आप कहोगे सर अभी थोड़े दिन पहले एक वो पेपर में बार बार चल रहा था, इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, रोहित शर्मा की फोटो सैड सी बहुत दिखा रहे थे, काफ़ी है ना वो चल रहा था ना ट्रेंडिंग में। वो कौन सा था, वो ये था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया। वो कौन सा था, ये जो कब हुआ था 2023 में, और हम हार गए थे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि जिनको पता नहीं है वो सोचेंगे अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा था, फिर अभी कौन सा वर्ल्ड कप है। तो अभी जो चल रहा था वो तो ये था वनडे वाला, और अभी जो आएगा वो कौन सा आएगा, T20 वाला। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने को क्वेश्चन से मतलब है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में पहला ही बार है सवाल। और इसमें एक चीज़ और अटैच हो गई, वो कौन अटैच हो गई, इंडिया, कि इंडिया इसमें शामिल था और इंडिया विनर भी था इस मैच का, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हो रहा था, केप टाउन में, ठीक है। ये जरूर से ध्यान में रखें आप। चलते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ पे, लक्षद्वीप। देखो अभी आपने मोदी जी का मैंने यहाँ पे मोदी जी का फोटो लगाया था, शायद आया नहीं, है ना। तो अभी आपने देखा होगा मोदी जी का अखबार में फोटो 2-3 दिन से। मोदी जी कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, लक्षद्वीप में ट्रैवल कर रहे हैं। अब वही बात मैंने कहा कि न्यूज़ को ना यूटिलाइज करना आना चाहिए। अब जब मैं ये पूरी न्यूज़ आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से कम 2 से लेके 3-4 क्वेश्चन तक है ना बनने की संभावना बनती है। और आप देखोगे कि हाँ वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, तो लक्षद्वीप गए मोदी जी, अभी काफ़ी सारी घोषणाएं करी। लक्षद्वीप क्या है, हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। कहाँ पे है, अरेबियन सी में है, अरब सागर में। ये अरब सागर है, तो यहीं पे है ना हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। खास बात क्या है, ये सबसे छोटा जो है ना वो हमारा यूनियन टेरिटरी है। इसका पहले कभी नाम होता था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप। ये पूछा हुआ UPSC में कि कौन से यूनियन टेरिटरी का ये नाम है ना, तो कन्फ्यूज होते हैं यार, अंडमान निकोबार का या इसका है, ठीक है, या किसका है ना। तो ये ध्यान में रखना। कब तक था, 1973 तक इसका यही नाम था, ठीक है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, ये इसके छोटे छोटे से जो ना पार्ट्स हैं वो हैं। ये आपको लक्काद्वीप, मिनिकॉय ये दिख भी रहे होंगे। यहीं पे एक ना इंपॉर्टेंट है चागोस प्रवाल भित्ति। देखो यहाँ पे है ना, ये है मालदीव, और मालदीव से ना यहाँ पे ना क्या फैला हुआ है, ये चागोस जो है ना वो प्रवाल भित्ति फैली हुई है ना। और इसी प्रवाल भित्ति का ना कौन सा बना हुआ है, अपना लक्षद्वीप। तो अपने भारत में एक लक्षद्वीप ऐसा है जो प्रवाल भित्ति निर्मित क्या द्वीप है, ये भी ध्यान में रखना।
फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल भी आपने सुना होगा। ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं जो इनको अलग अलग करती है। तो देखो यहीं पे जो ना क्या है 8 डिग्री चैनल आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा, 8 डिग्री चैनल। तो ये है यहाँ पे 8 डिग्री चैनल। ये किस किस को देखो अलग कर रहा है, ये किसको अलग कर रहा है, यहाँ पे है मालदीव और यहाँ पे है कौन, मिनिकॉय। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये किसको अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है 8 डिग्री, ये आ गया 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे कौन है, ये 9 डिग्री क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश वालों तुम्हारे लिए लैटिट्यूड, तुम्हारे लिए क्या है, ये है 8 डिग्री लैटिट्यूड, 9 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये इन दोनों के बीच में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 डिग्री चैनल, तो आप क्या कहोगे सर 8 डिग्री चैनल जो है ना वो किस किस को अलग कर रहा है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। यहाँ पे इसको देखें, ये मैप में देख लिया आपने। और 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, लक्षद्वीप, ठीक है। या आप कह सकते हो कि मिनिकॉय है ना और लक्षद्वीप के बीच में है, ये जरूर से ध्यान रखें। और फिर एक 10 डिग्री, ये आपको पता है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 10 डिग्री के बारे में, आरपीएससी ने पूछा था, यूपीपीसीएस ने पूछा था, बीपीएससी ने बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है 10 डिग्री। ये 10 डिग्री जो है ना ये रहा, ये 10 डिग्री किस किस को अलग करता है, अंडमान को और निकोबार को, ठीक है। ये हमारा पूरा जो है इसको क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो ये किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये तीनों का ध्यान में रखें। यहाँ पे कौन सा है 10 डिग्री चैनल, किस किस को अलग कर रहा है, अंडमान और निकोबार को। थोड़ी सी और जो ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिस्ट्री से लिंक करते हैं। ये हमने लक्षद्वीप को पढ़ा जियोग्राफिकल वे में, और हम इसको है ना हिस्टोरिकल जो है ना तरीके से देखते हैं। 1498 में ना जो है यहाँ पे पुर्तगाली आए और तब से ये पुर्तगालियों के अधीन था, कौन, लक्षद्वीप। उसके बाद 1545 में जो है मद्रास के अधीन आ गया, पुर्तगालियों से आज़ाद करवा लिया और मद्रास के अधीन आ गया। उसके बाद में थर्ड जो है ना आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हो रहा है यहाँ पे, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब होता है, 1790 और 92 में। और इसके बाद में ये किसके नियंत्रण में आ गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। चलो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ये मैंने थर्ड जो है ना आंग्ल मैसूर बताया, आपको बताना है कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हमने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहते हैं। ये कब आया था, 1956 में आया था। और 1956 के बाद में 1 नवंबर को मद्रास से अलग करके हमने एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया और उसका नाम दिया लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये कब अलग हुआ, 1 नवंबर 1956 को अलग हुआ। आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फोर्थ कब हुआ था। एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये ना, आपको बताना है। इसी तरह का एक क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी हिंदी में आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये कब बना था और इसमें कितने सदस्य थे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। कई सारे एग्जाम में ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। तो ये आप जरूर से बताएं। तो ये था किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होगा। कब होगा ये, 17 से लेकर जो है ना वो 20 जनवरी का होगा। लगभग 23 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। कहाँ पे होगा, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पे है भाई, ये है दिल्ली में। ये कहाँ पे है, दिल्ली में। तो दिल्ली में जो ना क्या होने वाला है, विज्ञान महोत्सव होने वाला है। कौन कौन भाग लेंगे इसमें, स्टूडेंट्स, स्टार्टअप, बिजनेसमैन, काफ़ी सारे लोग भाग लेंगे। इस तरह से 17 कैटेगरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपने लिए जो ना इतना ही है, ठीक। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई साइंस जो है ना वो महोत्सव कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद में ना आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना न्यूज़ थी। हमारे अभी जो है ना वो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो गए हुए थे नेपाल। उन्होंने वहाँ पे मीटिंग करी और कई सारे समझौते करे। 5 समझौते उन्होंने करे हैं वहाँ पे जाके। कितने समझौते करें, 5 समझौते करें। कौन कौन से, एक रेल सड़क, दूसरा रक्षा, तीसरा पर्यटन के बारे में, चौथा बिजली के बारे में और नवीकरणीय ऊर्जा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है बिजली वाला। तो हम क्या करेंगे, नेपाल से बिजली खरीदेंगे। क्या करेंगे, हम नेपाल से बिजली खरीदेंगे। पीएम कौन है वहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पुष्पकमल दहल, जिनको प्रचंड नाम से भी जाना जाता है, जिनका उपनाम क्या है, प्रचंड नाम भी है, ठीक है। अब देखो हम नेपाल से बिजली क्यों खरीद रहे हैं, तो देखो नेपाल के लिए ना हमने पहले 2 है ना परियोजनाएं शुरू करी थी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बिजली बनाने के लिए। एक का नाम था पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ये महाकाली नदी है वहाँ पे, उस पर शुरू करी थी हमने ना। और लगभग ये 1997 में, काफ़ी टाइम पहले शुरू करी थी। हाल ही में हमने एक और परियोजना शुरू करी है, अरुण जल विद्युत परियोजना। ये हाल ही में शुरू करी है हमने ना, ठीक है। 2023 स्टार्टिंग में हमने ये ऐसा किया था। और इसमें हमने क्या किया, ये कौन जो है वो चला रहा है, तो सतलज जल विद्युत निगम है हमारे यहाँ पे, कंपनी है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम कंपनी है। और इसने स्टार्ट करी कौन सी, जल विद्युत परियोजना शुरू करी है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब है ना यहाँ पे बिजली बन रही है, तो नेपाल ने कहा बिजली तो बन रही है लेकिन हम इतनी बिजली का क्या करेंगे, तो इस बिजली को कौन खरीदेगा, इसलिए इंडिया ने क्या कहा कि हम खरीदेंगे, ठीक है।
ओके, अब देखो इसको ना हम थोड़ा सा जियोग्राफिकल वे में देखते हैं। ये तो था करंट अफेयर और अब इसको हम जियोग्राफिकल वे में देखते हैं। ठीक, 1770 किलोमीटर जो है ना वो बॉर्डर लगता है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। कितने राज्य हैं हमारे यहाँ पे, 5 राज्य हैं। एक सबसे पहले उत्तराखंड है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में तीसरा बिहार है, उसके बाद में चौथा वेस्ट बंगाल है और उसके बाद में पाँचवा कौन है यहाँ पे, सिक्किम है। ठीक है, तो ये जो है ना वो 5 जो है ना वो स्टेट्स जो है ना हमारे यहाँ पे लगते हैं। किसके साथ में लगते हैं, इसके साथ में लगते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, 1770 किलोमीटर। कल जब हम लास्ट टाइम करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो मैंने इसी तरह से म्यांमार के बारे में हम कुछ न्यूज़ थी तो हमने म्यांमार को कनेक्ट किया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ में हमारे कितने राज्य जो है ना वो बाउंड्री शेयर करते हैं, कि म्यांमार के साथ में हमारे कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं और कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा, जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसका बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, उसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में MBA की एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। बचपन में MBA किया, इस ट्रिक में ये 7 देश हैं जो क्या करते हैं, जो भारत है ना जिनके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ये सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, ऐसे। इस ट्रिक को अपन कल जो है क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप किसी को पता है तो आप मेरे को ज़रूर से बता देना, नहीं तो मैं कल इसको एक्सप्लेन करूँगा। चलो मैं पहला बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे बांग्लादेश, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ना इंडिया जो है ना अपना इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ में। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा चीन। आगे के लिए आपको कल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, ये एक ट्रिक याद रख लेना। ओके, ये आपने देख लिया। चलो भाई इससे आगे चलते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, एडमिरल जो है ना वो दिनेश के त्रिपाठी। ये हमारे दिनेश के त्रिपाठी जी हैं जिनको क्या बनाया गया है, नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि देश के हमारे जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है, यानी जितने भी स्टेट और जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरी है उनमें महानिदेशक, जो पुलिस महानिदेशक हैं DGP हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका एक सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और वो सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, वो सम्मेलन हो रहा है जयपुर में। राजस्थान वालों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे हो रहा है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। अब देखो कई बार राजस्थान वालों तुम्हारे से तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है ना वो कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, जयपुर में। करंट अफेयर में देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले बना था ये, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। और ये क्यों बनाया गया था, ये इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए बनाया गया था कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो मीटिंग्स होती है उनके लिए हम क्या करें, एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हम आराम से ऐसी सारी मीटिंग्स करवा सकें। तो यहाँ पे हो रहा है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो क्या है, बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। बिम्स्टेक न्यूज़ में ना कमी रहता है लेकिन अभी न्यूज़ में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना भी पूरी है। इसके नए सचिव बनाए गए, कौन बने इसके नए सचिव, इंद्रमणि पांडे हैं। कौन है, इंद्रमणि पांडे। ये पहले भारतीय हैं, यानी कि पहली बार जो है ना हमें क्या मिली है, बिम्स्टेक के महासचिव बनने का जो है ना वो मिला है। ठीक, ये पहले भारतीय, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। कितने सदस्य हैं इसमें, तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी, 6 जून 1997 में स्थापना हुई थी और बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था एक, जिसमें इसकी घोषणा होती है। इसका सेक्रेटरीट सचिवालय कहाँ पे, ढाका में। कितने सदस्य हैं इसमें, तो देखो 7 सदस्य हैं। पहला हमारा प्यारा भारत, उसके बाद में नेपाल है, तीसरा श्रीलंका है, चौथा उसका बाद भूटान है, 5वां बांग्लादेश है, 6वां म्यांमार है और 7वां कौन है, थाईलैंड है। ठीक है, तो ये जरूर से आप ध्यान में रखना, कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक रो में याद रख लेना और ये एक रो में याद रख लेना इस तरह से। तो बड़े ईजी से हैं कि बस ऐसा करना है, ऐसा एक ट्रायंगल बना देना। तो 4 इधर हो जाएंगे, भूटान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड हो जाएगा और इधर तीनों जो ना एक सीक्वेंस में ही आ जाएंगे, नेपाल भारत श्रीलंका। तो कई चीज़ों को याद रखने के अपने को ट्रिक्स सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे याद रखें 7 नाम कौन कौन से हैं, नहीं, इतना सा याद करना कि यार यहाँ से स्टार्ट कर दो, इस तरह से यहाँ से इसको स्टार्ट कर दो, ये वाली लो नेपाल से स्टार्ट कर दो, ये वाली भूटान से स्टार्ट कर दो, भूटान के बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद में यहाँ पे बांग्लादेश हो जाता है, यहाँ पे थाईलैंड हो जाता है और इधर इंडिया हो जाता है, श्रीलंका हो जाता है, ख़त्म। चलो ठीक है, ठीक, ध्यान में रखना। कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। तो दल जो है ना कौन सा है भाई, पार्टी कौन सी है यहाँ पे, कांग्रेस है। शुरू कब से कर रहे हैं यहाँ पे, 14 जनवरी। इसकी दिशा थोड़ी सी याद रख लेना, पूर्व से पश्चिम में निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, पूर्व से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, इस तरह से घूम के। ठीक, कब स्टार्ट करें, 14 जनवरी को। कहाँ से कहाँ तक, तो पूर्व यानी कि मणिपुर से स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे होगी, पश्चिम में यानी कि मुंबई में स्टार्ट होगी। जब ये इतनी दूर यहाँ पे ट्रेवल करेंगे तो लगभग है ना कितने राज्यों में से निकलेंगे, 15 राज्यों में से, और कितनी दूरी तय करेंगे, 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे।
ये थोड़ा सा इसके बारे में है, इसके बारे में इसके अलावा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आप जो है भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या याद रखें, जब जिस स्टेट से ये निकल रहे होंगे उस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान में रखना कि उस स्टेट में ये कौन सी जगह से आए हैं, कितनी डेट को आए हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे मान लो कि राजस्थान, अब जिस दिन ये राजस्थान में एंटर होंगे तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो डेट और स्थान, वो कौन सा है, डेट और स्थान इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई इस डेट को राजस्थान में एंटर हुए हैं, इस जगह से एंटर हुए थे। तो ये सभी लोग अपने अपने स्टेट का याद रख लेना, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो याद रखना है वो ये आपके सामने है। चलो नेक्स्ट न्यूज जो है डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, महाराष्ट्र में पहली बार कोई महिला डीजी बनी है, उनका नाम है रश्मि शुक्ला, याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके बाद में आज की नेक्स्ट न्यूज जो है गुरुकुलम। देखो गुरुकुलम क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुकुलम, और यूपी वालों आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का जो है ना अभी आपको पता ही है ARO का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, गुरुकुलम क्या है, देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल है। क्या है भाई, देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल है। और ये कहाँ पे बन रहा है, ये यूपी में तो बन रहा है वृंदावन में, यूपी में भी कहाँ पे, वृंदावन में। हमारे मोदी जी ने टारगेट लिया था कि मैं ऐसे 100 स्कूल खोलूँगा, 100 में पहला स्टार्ट हो चुका है, और वो कौन सा है, गुरुकुलम नाम दिया गया उसको, और वो यूपी के वृंदावन में है। ठीक, अब जो है ना न्यूज है एक बारिंद्रनाथ घोष, आज इनका जन्मदिन, जन्म जो है वो तिथि है भाई। ठीक है, इनकी क्या है, इनके जन्म तिथि है, इनकी क्या थी, जन्म तिथि, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। बारिंद्रनाथ घोष कई बार पूछा गया। इनकी एक पत्रिका थी जुगांतर, ये भी याद रखना, जुगांतर, और इनको सजा हुई थी किसमें, अलीपुर बम केस में। ये अलीपुर बम केस कब आया था, 1908 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1908 में। क्या था, एक उस टाइम पे मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड, तो डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर है ना बम से हमला किया गया था। कौन कौन शामिल थे उसमें, खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी जो है इसमें शामिल थे। खुदीराम बोस को इसमें फांसी हुई थी। अब आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलीपुर बम केस में किसको फांसी हुई थी, तो सिर्फ जो है ना खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया था, उस टाइम खुद को गोली मार ली थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या ली, गोली मार ली थी खुद को। और जो बारिंद्रनाथ घोष थे, इनको क्या हो गई थी, इनको है ना आजीवन कारावास हुआ था। इनको क्या हुआ था, आजीवन कारावास हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद में जो है ना ये इनको छोड़ा गया था। ठीक है, बाद में पत्रकारिता में वापस शामिल हो गए थे। तो ये ध्यान में रखना है अपने, है ना, बारिंद्रनाथ घोष के बारे में। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर क्लास। अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा हमारी क्लास के बारे में रिव्यू करना है कि ये इसमें है ना हम और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नई अटैच कर सकते हैं। और एक और है कि हम MCQ क्लास भी है ना स्टार्ट करना चाहते हैं कि करंट अफेयर में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर न्यूज ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, जिनमें MCQs बनाए जा सकते हैं, तो वो क्लास भी हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट और लाइक शेयर जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच।